नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट के एक और नई वीडियो पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कल पश्चिमी राजस्थान की, और पश्चिमी राजस्थान की हमने यहाँ तक बात कर ली थी। अंतिम में कुछ ये शब्द पढ़े थे, इनको पुनः रिपीट कर लेते हैं। जिलों की आकृति के जो वर्ड हमने पढ़े थे, कौन से जिले की आकृति कैसी है, उन्हें पुनः रिपीट कर लेते हैं। देखो, हाथी के सूंड के समान आकृति, इनसे सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस जिले की आकृति किसके समान है। हाथी के सूंड के समान आकृति किस जिले की है? जयपुर की आकृति ऐसी लगती है जैसे हाथी के सूंड की। अगर आपको देखना है कि हाथी के सूंड की कैसी लगती है, तो मैप लेना राजस्थान का, और मैप पर जयपुर पर पेन से एक लाइन ड्रॉ करना उसकी सीमा पर, तो आपके सामने एक हाथी के सूंड जैसी आकृति नजर आएगी। गिलहरी के समान आकृति किस जिले की है? भरतपुर की। गिलहरी के समान आपसे पूछ लिया जाए कि गिलहरी के समान आकृति किस जिले की है, ये कल हमने इनकी बात कर ली थी, आज पुनः रिपीट करा रहा हूँ जिससे आपके ये याद हो जाए। किसकी है? भरतपुर की। ये एक प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बतख के समान आकृति किस जिले में। प्रश्न कई बार कई अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बतख के समान आकृति किस जिले की है? करौली की। पहले स्टार्टिंग के 3 फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाथी के सूंड के समान आकृति जयपुर की, गिलहरी के समान आकृति भरतपुर की, बतख के समान आकृति करौली की। आयताकार आकृति भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आयताकार आकृति किस जिले की है? भीलवाड़ा की। और अगला है त्रिभुजाकार आकृति। देखो, त्रिभुज के समान राजस्थान के 2 जिले हैं जिनकी आकृति लगभग त्रिभुज के समान है, एक अजमेर और एक डूंगरपुर। आप अजमेर और डूंगरपुर के जब सीमा पर, जब उनकी सीमाओं पर जब आप पेन से एक मैप ड्रॉ करेंगे अजमेर का, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये लगभग किसके समान है? त्रिभुज के समान, घोड़े की नाल के समान। देखो, राजस्थान के 2 जिले खंडित हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। राजस्थान के कितने जिले खंडित हैं? 2 जिले खंडित हैं, 2 भागों में बटे हुए हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। उनमें से जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसका जो दूसरा खंडित भाग है उसकी आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान। तिलक के समान आकृति राजसमंद। तिलक के समान कह लो, या फिर दक्षिणी अमेरिका के समान वाला क्वेश्चन भी एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के समान राजस्थान के किस जिले की आकृति है? तो किस जिले की आकृति है? राजसमंद की। षटभुजाकार एक ही जिला है, जैसलमेर। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति उदयपुर की। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट करो, अभी याद हो जाएंगे। हाथी के समान आकृति जयपुर, गिलहरी के समान आकृति भरतपुर, बतख के समान आकृति करौली, आयतक के समान आकृति आयताकार आकृति भीलवाड़ा, त्रिभुजाकार अजमेर और डूंगरपुर, घोड़े की नाल के समान आकृति चित्तौड़गढ़ की, और तिलक के समान आकृति किसकी? राजसमंद की। षटभुजाकार जैसलमेर, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान आकृति किसकी है? उदयपुर जिले की है। आइए आगे बात करते हैं। देखो, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो एमपी को स्पर्श राजस्थान 2 बार एमपी को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिले, अर्थात राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो एमपी से 2 बार अलग अलग सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो? चित्तौड़गढ़ और कोटा। देखो, चित्तौड़गढ़ के बारे में मैंने अभी आपसे बताया था कि चित्तौड़गढ़ खंडित भाग है, तो चित्तौड़गढ़ का एक भाग पहले बनाता है और खंडित भाग दोबारा बनाता है। ऐसे ही कोटा में जब आप मैप देखोगे, मैंने आपसे उस वक्त भी मैंने बताया था जब हम अंतर्राज्यीय सीमाएं पढ़ रहे थे, तब भी मैंने कोटा के बारे में आप बताया था कि यह एक बार पूर्व में और एक बार पश्चिम में, 2 बार मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ एमपी का जिला। देखो, कोटा बारा और सवाई माधोपुर के मध्य इनके साथ सीमा लगाता हुआ एक जिला है एमपी का, वह जिला है नीमच। ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है कि एमपी का वह कौन सा जिला है जो तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है? कौन सा है? नीमच। देखो, ये प्रश्न है किस चीज़ के? ये सीमाओं से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हमें ये याद होने चाहिए। सीमा जब मैंने बताई थी तो इन दोनों क्वेश्चनों की चर्चा मैंने वहाँ भी आपसे की थी और यहाँ भी कर रहा हूँ। देखो, आज शुरू करते हैं हम यहाँ से। कुछ शब्दावलियाँ हैं पश्चिमी राजस्थान में, उन शब्दावलियों के बारे में हम जानते हैं। देखो, लाइन को पढ़े, आप मेरे साथ साथ रिपीट करें। पश्चिमी राजस्थान में 2 बालू का स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि क्षेत्र जहां जल एकत्रित से बनी अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? प्याला झील। मैंने आपको एक मैप बताया था ऊपर, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इतनी बड़ी लाइन याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, तभी मैपिंग से पढ़ने की ज्योग्राफी को यही फ़ायदे हैं। देखो, मैं पुनः आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये रे, मैंने आपसे क्या बताया था
कि पश्चिमी राजस्थान में जब रेत के टीलों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र बन जाती है, नीचा स्थान बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निम्न भूमि क्षेत्र, यानी नीचा स्थान बन जाता है। उन रेत के टीलों के चारों तरफ होने के कारण निम्न भूमि क्षेत्र में जब बरसात होती है, भारी बरसात होती है, तो बरसात का जल एकत्रित हो जाता है। और वह जल देखो, क्योंकि रेतीली मिट्टी है तो जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए जल ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है। तो वहाँ पर कैसी झीलें बन जाती हैं, अस्थायी झीलें बन जाती हैं। कैसी? अस्थायी, यानी बरसात के समय में तो झीलें रहती हैं, जैसे ही वर्षा ऋतु गई झीलें भी समाप्त हो जाती हैं। तो उन अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? प्याला झीली कहा जाता है। कैसी झीली? प्याला झील। देखो पुनः रिपीट कर रहा हूँ, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा से बनी निम्न भूमि में हुआ एकत्रित जल, जब वो जल एकत्रित हो जाता है तो उससे कैसी झीलें बन जाती हैं? अस्थायी झीलें। यानी वर्षा ऋतु में तो वो झीलें रहती हैं क्योंकि उनमें बार बार पानी आता रहता है, और वर्षा ऋतु समाप्त होते ही वे झीलें सूख जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? प्याला झील। देखो एक और है नमकीन झील। मैंने आपको बताया था पश्चिमी राजस्थान किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष। अब टेथिस सागर का अवशेष है, समुद्र का अवशेष है, हम सीधे टेथिस सागर को कहेंगे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर क्या रहा होगा? टेथिस सागर नाम का एक समुद्र रहा होगा। समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। तो अभी भी वहाँ पर पानी कैसा मिलता है? खारा मिलता है। जब उन झीलों का निर्माण होता है, वो झीलें भी कैसी होती है? अधिकतर खारी होती है। तो जब वो उनको स्थानीय भाषा में क्या कह दिया जाता है? नमकीन झील। और उन नमकीन झील को क्या कहा जाता है? टौड़ झील। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टौड़ झील क्या है, तो आपका आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान में वर्षा ऋतु में निर्मित नमकीन पानी की झीलों को क्या कहा जाता है? टौड़ झील। देखो दलदली क्षेत्र को कहा जाता है रन या टाट। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। देखो मैंने आपको बताया कि जब वर्षा ऋतु में जल एकत्रित हो जाता है और फिर वर्षा ऋतु होने के बाद वह पश्चिम राजस्थान की मिट्टी की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह जल धारण क्षमता बहुत कम है। जब वह सूखने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि वह दलदल का रूप ले लेता है, और जब वह दलदल का रूप ले लेता है तो उसको क्या कहते हैं? टाट या रन। खड़ीन क्या है? देखो पश्चिमी राजस्थान में कृषि करने की पद्धति है जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा लाई गई थी, उसको क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। वर्षा के जल को वह एक इस तरह का एक सिस्टम बना लेते हैं कि वर्षा के जल को जो छत पे, उनके घरों पे या कहीं और पक्की जगहों पर जो जल आता है उसको एकत्रित कर लेते हैं और उससे फिर क्या करते हैं? खेती करते हैं। यह परंपरा शुरू की थी पालीवाल ब्राह्मणों ने। उसी परंपरा को कहा जाता है खड़ीन। पश्चिमी राजस्थान में कृषि करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। देखो आइए, वही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। पश्चिमी राजस्थान में 2 बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहां जल एकत्रित होने से बनी अस्थायी झीलों को प्याला झील, नमकीन झील, टौड़ झील या दलदली रन या टौड़, उसमें की जाने वाली कृषि या जल संग्रहण क्षेत्र हेतु बनाए गए एनीकट को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। मैंने बताया था कि जल संग्रहण हेतु पालीवाल ब्राह्मण एक कुछ एनीकट टाइप का बनाते थे, जो वर्षा में उनका जो जल आता था उसको एकत्रित कर लेते थे और भविष्य में उससे क्या करते थे? खेती करते थे। इसी पद्धति को कहा जाता था खड़ीन। इनके जन्मदाता थे पालीवाल ब्राह्मण। देखो आगे आइए, प्याला झील खड़ीन का विस्तार राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान और जैसलमेर में है। देखो खड़ीन जो पद्धति है, इसको सर्वाधिक प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में कहाँ लिया जाता है? जैसलमेर में। जो 12 जिले हैं जहाँ पर थार के मरुस्थल का विस्तार है, उनमें सर्वाधिक प्रयोग लिया जाता है किसमें? जैसलमेर में। सर्वाधिक प्याला झीलें भी कहाँ पाई जाती हैं? जैसलमेर में पाई जाती हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक प्याला झील किस पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो जैसलमेर में पाई जाती है। आगे देखो, जैसलमेर में प्राचीन काल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि को खड़ीन कहते हैं। ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। देखो आगे अगली शब्दावली की हम बात करते हैं। अगली शब्दावली है लाठी सीरीज। कौन सी? लाठी सीरीज। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन लेना। बहुत बार, असंख्यक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसलमेर से पोखरण मोहनगढ़ के मध्य, देखो जैसलमेर जिले में 2 जगह हैं, एक पोखरण है, एक मोहनगढ़ है। पोखरण मोहनगढ़ के मध्य 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भीय जलपट्टी जहां सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास का स्थानीय नाम लीलोन है और वैज्ञानिक नाम क्या है? लिसियूडस सिडिकुस पाई जाती है। देखो ये सारे प्रश्न एक लाइन के प्रश्न हर एग्जाम में बन चुके हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर में, पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य।
कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 60 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, देखो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती, इसलिए शुष्क वनस्पति पाई जाती है, हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जो ये क्षेत्र है ना, लाठी सीरीज वाला क्षेत्र, ये हमेशा हरा भरा रहता है और यहाँ पर एक हरी भरी हमेशा एक घास पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, सेवण घास। स्थानीय भाषा में उसको लीलोण कहा जाता है। कई बार तो इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया गया है। देखो ये घास वहाँ पर क्यों पाई जाती है, देखो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में जो अपनी वर्तमान घग्गर नदी है, इसको सरस्वती नदी कहते थे, तो ऐसा माना जाता है कि पश्चिम राजस्थान में ऐसे अवशेष भी मिले हैं। ONGC एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी पश्चिमी राजस्थान में काम करती है, उसको इसके कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि प्राचीन समय में पश्चिमी राजस्थान से सरस्वती नदी बहती थी। अब उस सरस नदी बहती थी, सिर्फ अवशेष मिले हैं, लेकिन इस जो ये पट्टी है जहाँ पर हमेशा हरी भरी घास रहती है, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी अभी भी सरस्वती नदी का जल कहीं ना कहीं बह रहा है। तो उसी विस्तार में ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इसकी क्या कर रही है, खोज कर रही है। किसकी कर रही है, सरस्वती नदी के मार्ग की। तो बहरहाल अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ से कहाँ करण, जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य, कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर की चौड़ी भूगर्भीय पट्टी है। देखो कौन सी घास पाई जाती है, सेवण या धामण घास, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, लीलोण कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, पुनः याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम क्या है, लिसियूरस के क्या, लिसियूरस सिडिकुस, लिसियूरस सिडिकुस। देखो अगली बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान थार का मरुस्थल, पश्चिमी राजस्थान थार के मरुस्थल में परिस्थिति संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, लाठी सीरीज है। ये प्रश्न RS 2016 के प्रीलिम में पूछा गया था कि पश्चिमी राजस्थान में परिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, लाठी सीरीज क्षेत्र है। क्या है, लाठी सीरीज क्षेत्र है। देखो आगे आइए, लाठी सीरीज के सौंदर्य में कहे कथन, सेवण घास, आपसे प्रश्न, हाँ ये प्रश्न है, ये क्या है, प्रश्न है। ये प्रश्न भी किसी एग्जाम, ये शायद 2016 ग्राम सेवक में प्रश्न पूछा गया था कि लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं है। देखो 4 कथन दे रखे थे, इनमें से आपको सही कथन या तो आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन कौन से कथन सही है, या आपसे पूछ लेगा निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। देखो पहला, सेवण घास का मैदान, सही बात है, लाठी सीरीज क्षेत्र में सेवण घास का मैदान पाया जाता है। भूगर्भीय जल पट्टी, सही बात है, क्या है, लाठी सीरीज क्षेत्र 60 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत क्या है, पोखरण से मोहनगढ़ तक क्या है, भूगर्भीय जल पट्टी है। उष्ण कटिबंधीय मैदान, जो ये घास पाई जाती है ना, जो ये घास पाई जाती है लाठी सीरीज क्षेत्र में, ये कैसे मैदानों में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मैदान। तो ये भी कैसे मैदान का निर्माण करती है, उष्ण कटिबंधीय मैदान का। परिस्थिति संतुलन का आरक्षण, तो परिस्थिति संतुलन का यह आरक्षण नहीं करती, ये क्या है, गलत हो जाएगा। आइए अगली शब्दावली पाइए। देखो मावट, मावट का नाम सुना होगा आपने, गाँव में रहते हैं आप तो मावट का नाम आपने कई बार सुना होगा। देखो मावट क्या है, विस्तृत रूप से नहीं सुना हो तो आप देखिए। भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो रबी की फसल के लिए उपयोगी है, इस कारण इसको मावट या सुनहरी बूंदे, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। देखो क्या है मावट, सर्दियों में होने वाली, पहली बात सर्दियों में होने वाली बरसात को मावट कहा जाता है। देखो जो रबी की फसल यानी अपने सर्दियों में उस वक्त कौन कौन सी फसलें रहती है, सरसों रहती है, गेहूं रहते हैं, जौ रहते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या मानी जाती है, बेहद इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप, सुनहरी बूंदे। अब ये आती कहाँ से है, देखो पश्चिमी विक्षोभों से। देखो पश्चिमी विक्षोभ में आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करोगे तो एक सागर पाया जाता है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से उठने वाले चक्रवात के कारण, भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर के उठने वाले चक्रवात के कारण पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में यह वर्षा होती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक मावट कहाँ होती है, तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक मावट होती है श्रीगंगानगर में। और देश की बात कर लेते हैं तो देश में सर्वाधिक मावट ये लिखा हुआ नहीं है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मावट कहाँ हो सकती है, तो ये आप लिख लेना। देश में सर्वाधिक मावट कहाँ होती है, हरियाणा में होती है, पंजाब में होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि रबी की सर्वाधिक फसलें, खाद्यान्न फसलें, अधिकतर गेहूं वगैरह कहाँ होते हैं, पंजाब में होते हैं। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक मावट कहाँ होती है,
गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। देखो, मावठ की उत्पत्ति भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर से होती है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी विक्षोभों से होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किस सागर से उत्पत्ति मानी जाती है, भूमध्य सागर से उत्पत्ति मानी जाती है या कैस्पियन सागर से उत्पत्ति मानी जाती है। अगली शब्दावली है, ये शब्दावलियाँ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हर एग्जाम में इनको बार बार कई बार पूछा जा चुका है। देखो, पुरवैया क्या है? पुरवैया गांव में एक शब्दावली यूज कर रहे हैं कि आज, देखो मैं बता देता हूं आपको, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं। देखो, जो आपने गांव में कई बार बुजुर्गों को बात करते हुए सुना होगा कि आज पुरवैया हवा चल रही है, 2-4 दिन में बरसात आ जाएगी। गांव में ग्रामीण परिवेश से रहने वाले व्यक्तियों ने ये बात जरूर सुनी होगी कि पुरवैया हवा चल रही है, 2-4 दिन रुककर बरसात जरूर आएगी। देखो क्या कारण होता है। देखो, अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। और सबसे पहले मानसून बरसात किससे होती है? अरब सागरी खाड़ी से होती है। देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से जब मानसूनी हवाएं आती हैं तो वे अपने साथ वर्षा लाती हैं, लेकिन बरसात से पहले कुछ हवाएं आती हैं पूर्व की ओर से। राजस्थान में किस दिशा से आती हैं वो? दक्षिण पश्चिम मान से, पूर्व की ओर से, इसलिए उनको कह दिया पूर्वीय हवाएं। और ये कहाँ से आती है? बंगाल की खाड़ी से आती है। कैसी हवाएं होती है? मानसूनी हवाएं होती है। तो ज़्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, लू तो आपने बहुत बार सुना होगा, लू लग गई, ठीक है। गाँव में हर ग्रीष्म ऋतु में किसी न किसी को लू जरूर लगती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क हवाएं, देखो जब अप्रैल मई का महीना होता है, जून का महीना होता है, तो इतनी गर्म हवाएं चलती हैं कि आप बाहर घर से नहीं निकल सकते। वो उनमें इतनी गर्मी कैसे होती है? और पुरवैयाओं में देखो इतनी गर्मी नहीं होती है। पुरवैया हवा जब चलती है मौसम बड़ा सुहाना होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, क्योंकि वो अपने साथ क्या लाती हैं? मानसून लाती है, मानसूनी हवाएं होती हैं। तो चूंकि वह उठती है कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से, बंगाल के सागर से, बंगाल की खाड़ी से उठती है, इसलिए वो कैसी होती है? मानसूनी पवनी होती है, ठंडी होती है। लू जब उठती है, लू उठती है पश्चिमी राजस्थान से। कहाँ से? पश्चिमी राजस्थान से। और पश्चिमी राजस्थान में अपना क्या है? थार का मरुस्थल है। अब जहाँ जल ही नहीं है, जहाँ पहले से ही गर्मी है, वहाँ से उठने वाली गर्मियाँ, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कैसी होंगी? गर्म होंगी और शुष्क होंगी। जो गर्म और शुष्क होंगी तो यह बेहद क्या करेंगी? गर्मी पहुँचाएंगी। यही लू है। पश्चिमी राजस्थान से चलने वाली ग्रीष्म ऋतु हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। देखो, अगली जो शब्दावली है भूगुल्य या भूगुल्य। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान की स्थिति में आने वाले आकस्मिक वायु चक्रवात। देखो, गर्मियों में जब लू चलती है तो वह लू कई बार क्या होती है? तेज पवनों के कारण किसका रूप ले लेती है? चक्रवात का रूप ले लेती है। और चक्रवात का जब रूप लेती है तो ग्रीष्म ऋतु में जमीन शुष्क होती है, तो वह क्या करती है? चक्रवात का रूप लेने के कारण एक भूगुल्य टाइप का, मतलब जिससे मिट्टी को उठाती है ऊपर, और स्थानीय भाषा में उसको क्या कहा जाता है? भूगुल्य। आपको ये नहीं याद रखना स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ग्रीष्म। भूगुल्य क्या है? ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान की स्थिति में आने वाली आकस्मिक वायु चक्रवात, ठीक है। देखो, चक्रवात दो प्रकार के आते हैं। एक चक्रवात समुद्र में उठते हैं तो जल अपने साथ उठाते हैं। जहाँ पर मिट्टी है तो मिट्टी के चक्रवात उठते हैं, ठीक है। देखो, सम क्या है? सम एक गाँव है जैसलमेर में। क्या है? एक गांव है सम, उसका नाम है सम, और कौन से जिले में है? जैसलमेर में। यह संपूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र है। कैसा है? संपूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको पेड़ झाड़ी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ देखने को मिलेगा तो क्या? रेत ही रेत देखने को मिलेगी। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा जो होती है वह कहाँ होती है? सम गांव जैसलमेर में ही होती है। लगभग 0 से 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो हो जाती है, वरना नहीं होती। अगली शब्दावली पे चलते हैं। देखो, आकलगांव जीवाश्म पार्क। देखो, आकलगांव जीवाश्म पार्क, पहली बात तो ये कि आकलगांव है कहाँ? आकलगांव भी जैसलमेर में, और वहाँ पर क्या है? एक जीवाश्म पार्क है। कैसा है? जीवाश्म पार्क। जीवाश्म जानते हो ना, जो रेगिस्तान या उसमें, अब जैसे ये अपना पेट्रोल वगैरह बनते हैं, किससे बनते हैं? जीवाश्म से बनते हैं। जैसलमेर में स्थित जीवाश्म पार्क जूरेसिक काल की वनस्पतियों का अवशेष है। जैसलमेर में जूरेसिक काल, देखो मैंने कहा था पश्चिमी राजस्थान में किसी समय में क्या है? किसी समय में क्या था? समुद्र था, तो उसी के अवशेष ये यहाँ पर अब मिल रहे हैं। किस काल के?
प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में जुरासिक काल की वनस्पति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं? अकलगांव जैसलमेर। ठीक है, सीधा से यही प्रश्न बनता है। देखो एक और गांव है कुलधरा गांव, ये भी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कुलधरा गांव की बात करें तो जैसलमेर के कुलधरा ग्राम से डायनासोर या व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि देखो हम कैसे कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल समुद्र था, हम ये बात साबित कैसे करें? तो वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं। तो देखो वहाँ पर कुछ अवशेष मिले, वो अवशेष कैसे हैं? देखो डायनासोर, किसके अवशेष? डायनासोर। और सबसे इंपॉर्टेंट व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं, व्हेल मछली के कांटे मिले हैं। अब भाई एक बात बताओ, मछली पानी में रहती है तो वह क्या रेगिस्तान में जिंदगी कैसे रहेगी? अब वहाँ पर अवशेष मिले हैं, तो इससे यह बात साबित होती है कि कभी ना कभी यहाँ क्या था? समुद्र था। कुलधरा गांव, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में डायनासोर या व्हेल मछली के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुलधरा गांव जैसलमेर में। ठीक है, आगे आइए। चंदन नलकूप। चंदन नलकूप क्या है? ये भी कई बार एग्जामों में, कई बार क्या बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। जैसलमेर के चांदन नामक स्थान पर नलकूप है जिसके आसपास क्षेत्र से जल आपूर्ति होती है। देखो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले लाठीश्री क्षेत्र, वही है कि लाठीश्री क्षेत्र से ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर सरस्वती नदी अभी भी बहती है। तो वही उदाहरण है किसका? चंदन नलकूप का। पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पानी खारा होता है, लेकिन चंदन नलकूप से पानी कैसा होता है? मीठा होता है। तो समुद्रों का जल खारा होता है, नदियों का जल कैसा होता है? मीठा होता है। तो चांदन नाम के स्थान पर ऐसा माना जाता है, चांदन नाम के स्थान पर एक नलकूप है जिसमें आज भी कैसा पानी आता है? मीठा पानी आता है। और चांदन नाम के स्थान पर इसका क्या नाम रख दिया गया? चंदन नलकूप। देखो चंदन नलकूप भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है। चंदन नलकूप क्या है? भूगर्भीय जलपट्टी का, वही जलपट्टी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लाठीश्री क्षेत्र के बारे में। ठीक है, आइए आगे आइए। धैर्यन थार के मरुस्थल में स्थित निर्जन या भ्रमणशील बालू का स्तूप। ये मैं आपको आगे से डिटेल में बताऊंगा जब बालू का स्तूप पूरे पढ़ाऊंगा। अब आगे आइए। देखो अब देखो हमने इस पश्चिम के मरुस्थल के मैदान को दो भागों में बांट दिया है। देखो एक शुष्क रेतीला मैदान, कैसा? एक शुष्क रेतीला मैदान और एक अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। इनको बांटने का वो क्या है? देखो जैसे ये अपना राजस्थान की मैं बात कर लेता हूँ आपसे, ये राजस्थान है, अच्छा यहाँ अरावली है, ये अरावली है। अब यहाँ पर क्या है? ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? पश्चिमी राजस्थान है, थार का मरुस्थल है। अब इसको हम दो भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से एक वर्षा रेखा जाती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और यहाँ से एक वर्षा रेखा जाती है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और यहाँ से एक वर्षा रेखा जाती है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आगे आपसे विस्तृत रूप में इसकी जानकारी करूँगा। यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं कि इसका वर्गीकरण। देखो किसी भी चीज़ का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं तो पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क रेतीला मैदान और अर्धशुष्क रेतीला मैदान। उसके बाद देखो शुष्क रेतीला मैदान को भी दो भागों में बांटा गया है, अर्धशुष्क रेतीला मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। तो काफ़ी विस्तृत टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। धन्यवाद।